मसले हैं, मुद्दे तो हैं। महंगाई एक सार्वभौमिक है, मतलब पूरे देश का मुद्दा है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला है, जो यहाँ भी है, मध्य प्रदेश में भी है। बेरोजगारी की स्थिति ये है कि खुद सरकार ने अभी जो बजट सत्र हुआ उसमें बताया विधानसभा में कि साहब हर महीने जो यशोधरा राजे सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ हैं, वो मैन पावर प्लानिंग की मिनिस्टर हैं, जनशक्ति नियोजन मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि हर महीने 1.25 लाख, ये तो सरकार के आंकड़े हैं, 1.25 लाख बेरोजगार बढ़ रहे हैं। माने रोजाना करीब 4 से 5 हज़ार बेरोजगार दर्ज हो रहे हैं। ये करप्शन की तो कोई चर्चा ही नहीं है। करप्शन का माने कोई हाल नहीं है। जो छोटे मोटे कर्मचारी हैं, आबू बाबू और संविदा पे तैनात इंजीनियर वगैरह वगैरह, उनके यहाँ 7 करोड़, 8 करोड़, 15 करोड़ ये मिल रहा है, मिलता रहता है। तो ये कोई चाहे वो कोई मैडम हो, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की संविदा इंजीनियर हैं, सब इंजीनियर हैं, वो अकेले थोड़ी 8 करोड़, 15 करोड़, 10 करोड़ इकट्ठे हो जाएंगे। पूरा एक सिस्टम काम करता है, नेटवर्क काम करता है, पूरी चेन होती है। मगर गला वो तो वो, लेकिन लोग इसको देखते रहते हैं, महसूस करते रहते हैं। लोग घरों में बैठ के अखबार में पढ़ते हैं ना खबरें, तो वो निष्कर्ष निकालते हैं कि जो भी पकड़ा गया है वो अकेला नहीं है, अकेला कर ही नहीं सकता। तो करप्शन एक मुद्दा है ही है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, हमने पिछले 2 वीडियो में बीजेपी की, मतलब मध्य प्रदेश भाजपा में जो एंटी इनकम्बेंसी है या वर्कर्स में, कार्यकर्ताओं में नाराज़गी, उसकी बात की थी। और इस वीडियो में बात करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में आने के बाद क्या सीन बना है या बन सकता है, बीजेपी को नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ, इस पर बात करेंगे। मगर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के भीतर की जो नाराज़गी है वर्कर्स में, उसको दूर करने के लिए मशक्क़त शुरू कर दी है। वरिष्ठ नेताओं की टीम बनाई गई है जो डिवीज़नल स्तर पे, संभाग स्तर पे जा चुकी है और वहाँ से फीडबैक लेके आ चुकी है। कई नेता अभी भी जा रहे हैं। कोर ग्रुप की बैठक में ये फैसला हुआ है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो आपको बताया था कि बुंदेलखंड के जो 3 मंत्री हैं, गोपाल भार्गव, गोविंद राजपूत और भूपेंद्र सिंह के बीच जो विवाद हुआ था, वो भी अभी तक सुलटा नहीं है। मुख्यमंत्री ने, मैंने जब भार्गव और गोविंद राजपूत भूपेंद्र सिंह की शिकायत लेके मुख्यमंत्री के पास पहुंचे थे, उसके बाद भी स्थिति में कोई चेंज हुआ नहीं है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भूपेंद्र और गोविंद से राजपूत से बात की, मगर वहाँ भी वो दोनों आपस में, उनके बीच विवाद हो गया। इस बीच क्या है, इंदौर से ये खबर है कि भाई आरएसएस के जो सह सरकारवाह हैं डॉक्टर मनमोहन वैद्य, वो इंदौर आके जा चुके हैं और वो पूरा फीडबैक लेके गए हैं। तो वो जो कार्यकर्ता बहुत आतुर है, व्याकुल है एकदम कि कुछ चेंज होना चाहिए, या तो दोनों बदल दें या एक बदलें, मगर बदल दें। तो इस मुतालिक वो फीडबैक लेके गए, ऐसी खबरें हैं, माने अटकलें हैं, चर्चाएं हैं। अब वो चेंज होता है तो कब तक होता है? एक बदलता है कि दोनों बदलते हैं? एक बदलता है तो कौन बदलता है, किसको बदला जाता है? सरकार के मुखिया को या संगठन के मुखिया को ये देखना होगा। मगर ये चल रहा है। और एंटी इनकम्बेंसी का जहाँ तक सवाल है, गवर्नमेंट की, सरकार के खिलाफ, क्योंकि 19 साल पुरानी सरकार हो जाएगी, 19 साल हो जाएंगे बीजेपी की सरकार को, तो उसको दूर करने के लिए जो नाराज़गी है सरकार के खिलाफ,
मुख्यमंत्री चौहान भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। वो लाडली बहना स्कीम लेके आए हैं अपने पहले कार्यकाल में। वो लाडली कन्या योजना लेके आए थे, लाडली लक्ष्मी योजना लेके आए थे, और इस बार वो लाडली बहना स्कीम लेके आए हैं। और स्कूल के जो छात्र छात्राएं हैं उनको ई स्कूटी देने का ऐलान किया है। बेरोजगारों के लिए वो स्टाइपेंड देने की एक स्कीम लॉन्च की है जो अगस्त सितंबर से लॉन्च हो जाएगी। उसमें 8 से 10,000 रुपये मासिक दिया जाएगा स्टाइपेंड। 75% योगदान सरकार का रहेगा, 25% उस इंस्टीट्यूट का रहेगा जहां वो सीखेंगे। माने सीखो कमाओ योजना है उसका नाम। तो ये सब हो रहा है। और शिवराज जो है चाहे जब वो कहने ही लगते हैं कि भाई मोदी जी भगवान का जो है वरदान है, और कभी वो मोदी जी को भगवान राम और अमित शाह को हनुमान बताते हैं। माने ये सिलसिला उनका सतत 2014 के बाद चल रहा है। अब कई लोग बोलते हैं कि भाई ये वो अपने को सेव करने के लिए, ये ना अपने को सेव करने के लिए नहीं, ये डबल इंजन का जो है लाभ मध्य प्रदेश को मिले इसके लिए वो ये कहते हैं और भगवान बताते हैं इस मोदी जी को सीधे। इसके कई उदाहरण हैं, बल्कि उन्होंने इसमें लीड ले रखी है। कई जो उनके समकालीन नेता हैं वो इस मामले में अपने को थोड़ा पीछे पाते होंगे। तो बहरहाल ये चल रहा है बीजेपी के स्तर पर अंदरूनी, और कोशिशें की जा रही हैं। अब ये भी पता चला है कि भाई जो वीडी शर्मा हैं अभी मौजूदा अध्यक्ष, वो नाराज़ जो नेता हैं वरिष्ठ, उनको थोड़ा सा तसल्ली देने के लिए कोई भोज वोज का आयोजन भी करने वाले हैं। तो ये सब चल रहा है बीजेपी के अंदर। तो हम फिर उस पे आते हैं कि भाजपा में जो नाराज़गी है या जो उसका मौजूदा हाल है, उस पर कांग्रेस लीडर 10 साल मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह ने जो एक परसेप्शन फेंका है, माने इस पॉलिटिकल माहौल में 5 महीने इलेक्शन में बाकी हैं, उन्होंने नट शेल में जो कहा है वो बड़ा मतलब बहुत तगड़ा मार देने वाला है बीजेपी को। और वो मतलब बहुत कम शब्दों में पूरी स्थिति बयां करता है। वो क्या है? वो ये है कि भाजपा के 3 टाइप हैं। माने बीजेपी की जो मौजूदा स्थिति है वो 3 प्रकार की है। पहली शिवराज भाजपा, दूसरी महाराज भाजपा, और तीसरी नाराज भाजपा। तो शिवराज भाजपा के साथ तो एंटी इनकम्बेंसी है, माने 17 साल बतौर मुख्यमंत्री और 19 साल की सरकार। महाराज भाजपा सिंधिया जो है 3 साल हो गए उनको भी, मार्च में 2023 में 20 में आ गए थे वो बीजेपी में, तो उनकी एक बीजेपी अलग है। और नाराज भाजपा का हमने बताया आपको क्या हाल है। तो ये जो दिग्विजय सिंह का ये जो आइटम है, ये इसका मतलब बीजेपी ऊपरी तौर पर भले ही कुछ भी प्रकट करे, लेकिन अंदरूनी स्तर पर वो जानती है कि दिग्विजय सिंह क्या चीज़ हैं। इसलिए हमने देखा कि जैसे फुटबॉल में होता है ना कि वो जो दुनिया के अभी जाने माने अभी जो मौजूदा फुटबॉल में प्लेयर हैं 2, एक मैसी है और एक वो रोनाल्डो। वो जिस टीम के खिलाफ खेलते हैं तो वो जो मुकाबले वाली टीम होती है उसको, उसके खिलाड़ियों को ये कह दिया जाता है कि आपको इनके पास अगर गेंद जाए तो कवर करके रखना है, माने आप सब छोड़ के जो है मैसी और रोनाल्डो के पीछे पड़ जाओ। तो ऐसे ही बीजेपी ने भी जो है कुछ लोगों की ड्यूटी लगा रखी है बाकायदा, दिग्विजय सिंह कुछ कहें, क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपको पूरी नज़र रखनी है। और मंत्री से लेके कुछ पदाधिकारी इसी काम में लगे रहते हैं। तो दिग्विजय सिंह ने जो ये पेश की है, ये पता नहीं उनकी खुद की मौलिक रचना है या किसी ने दी है, लेकिन आप तुकबंदी देखिए आप, और ये स्थिति है बीजेपी की। तो सिंधिया का जो भाजपा में प्रवेश है या कांग्रेस से जो उनकी बगावत है,
ये भी इस चुनाव में, ये जो आने वाला है 5 महीने बाद, ये बहुत बड़ा एक विषय है कि इससे कांग्रेस के सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने से क्या बीजेपी मजबूत हुई है या वो कमज़ोर हुई है, ये कांग्रेस मजबूत हुई है कि कांग्रेस कमज़ोर हुई है। तो बीजेपी की अपन बात कर रहे हैं, चूँकि तो बीजेपी की तो सरकार बनवाई उन्होंने, सिंधिया ने 2018 के इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक तरफा सफलता मिली थी ग्वालियर चंबल संभाग में, एक तरफा 34 सीटें हैं, 34 में शायद 6 वे मिली थी बीजेपी को, 28 सीट कांग्रेस ले गई थी संभवतः, मतलब एक तरफा थी स्थिति। तो वो सिंधिया बहुत बड़ा फैक्टर थे उसमें। तो वो जब आ गए बीजेपी में तो बीजेपी मतलब दिख ही रहा है कि बीजेपी मजबूत हुई। तो फिर कांग्रेस लेकिन अपने को मजबूत क्यों मान रही है? सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद कांग्रेस अपने को मजबूत मानने लगी है। मतलब बड़ा दिलचस्प है ये सिंधिया का बीजेपी में जाना। और दिलचस्प क्यों है? कांग्रेस इसलिए अपने को मजबूत मानने लगी, एक तो ये कि भाई सिंधिया का जो हर इलेक्शन में जो, या हर चीज़ में जो एक उनका एक मतलब एक जो उनका दखल रहता था, वो दखल से मुक्ति मिली। माने कांग्रेस की जो स्टेट में जो छत्रप हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, 2 ही छत्रप हैं अभी इस समय। तो उन दोनों छत्रपों को सिंधिया के दखल से, अब दखल को आप जो नाम देना चाहें वो दे लें, दखल से मुक्ति मिली उनको। और साथ में ये उनका जो इंटरप्रिटेशन है कांग्रेस का, वो कैसे अपने को मजबूत मान रही है कि बीजेपी का जो कार्डर है, जहाँ भी सिंधिया का असर है, जिन इलाकों में, जिन विधानसभा सीटों में, वहाँ जो बीजेपी का कार्डर है, मूल ओरिजिनल, उसकी दुकान सिमट गई है। माने आप इसको ऐसे समझें जैसे किसी व्यक्ति की 4 शटर, 4 चश्मे बोलते हैं उसको व्यापारियों की भाषा में, 4 शटर की दुकान है। यह ठेला है, मान लीजिए कोई खोमचा लग रहा है, 30 साल से लगा रहा है वो गरीब, और 30 साल से लगाते लगाते वो किसी मुकाम पे पहुंचा है। और 30 साल पहले मान लीजिए किसी की 1 चश्मे की, 1 शटर की दुकान थी, 30 साल की मेहनत के बाद वो उसकी 4 चश्मे की बनाई। और एक रोज़ एक साहब आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई अब तुम्हारा बंद, अब ये जो आए हैं ये साहब, यहाँ इनका शोरूम खुलेगा, या तुम्हारा ठेला बंद, अब इनकी एक यहाँ पे रेहड़ी लगेगी। तो क्या बीतेगी उस पर? तो कांग्रेस अपने को ये इस रूप में मजबूत मान रही है कि जो बीजेपी का ओरिजिनल कार्डर है, नेता है, वर्कर है, उसकी दुकान चौपट हो गई, या उसकी जो भूमिका थी, या उसकी जो मेहनत थी, एक वो स्लेट आती है जो लिखा आपने और उठाया और झट से साफ हो जाता है, उस तरह का हो गया है। माने एक भोपाल के नज़दीक किसी ने बताया कि जिला है, वहाँ सिंधिया के खाते से जो मंत्री हैं, वो उनका कार्यालय अपना अलग चल रहा है, उनके जो लोग हैं वो उस दफ्तर में जाते हैं, और बीजेपी का दफ्तर अलग चल रहा है। तो ऐसी स्थिति माने अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं एक दूसरे को, जो परस्पर जो एक होना चाहिए था। सिंधिया खुद बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने माने अपने कोई साबित किया है कि वो अब भाजपा से नहीं जाएंगे, छोड़ करके भाजपा में ही रहेंगे। अपने पुराने निर्वाचन क्षेत्र जहां वो हार गए थे लोकसभा चुनाव 2019 का, वहां शिवपुरी में उन्होंने 2019 के अपने किसी बात पर जिस पे वो कटाक्ष भी किया, वो गुना के जो एमपी हैं बीजेपी के यादव जी, उन्होंने, सिंधिया ने माफ़ी मांगी। तो सिंधिया पूरे जतन से मतलब भाजपा को उन्होंने ग्रहण कर लिया है, उसके संस्कारों को ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो भी ये जान रहे हैं कि
कांग्रेस नहीं है, बीजेपी है। अब उनको उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि अपने जिन लोगों के लिए वो कांग्रेस में रह के लड़ते थे या जितने टिकट वो लेके आते थे, 30 टिकट, 35 टिकट, 25 टिकट, क्या उतने टिकट भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया को मिलेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है उनके सामने, चुनौती है। और अगर मिलेंगे तो उन 35 स्थानों का या 30 स्थानों का, 25 स्थानों का जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का दावेदार है, बीजेपी का नेता है, क्या वो इसको स्वीकार करेगा? क्योंकि अब ये ऑपरेशन लोटस नहीं है, अब जीवन मरण का सवाल है। तो कांग्रेस इस रूप में अपने को मजबूत मान रही है। उसको लग रहा है कि नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उसकी ख़त्म हो जाएगी हमेशा के लिए जो लीला है उसकी, जो वो 30 साल से खेल रहा था, ख़त्म। तो कांग्रेस इस रूप में मान रही है मजबूत। अच्छा, बीजेपी के लिए आप मज़ेदार ये है कि देखिए, दीपक जोशी ने भाजपा छोड़ते समय इसी चैनल पे अपने इंटरव्यू में कहा था छोड़ने के बाद कि सिंधिया बीजेपी में आए तो बीजेपी क्या मजबूत हुई, वो तो लाभार्थी बन के आए थे। उनके भाजपा में आने से केवल दो लोगों को लाभ हुआ। एक उनको खुद को, वो खुद मंत्री बन गए, केंद्र में राज्यसभा मिल गई, और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए। बाकी पार्टी को क्या लाभ हुआ? तो ये नीचे तक पर्कुलेट हुई है ये चीज़। माने ये भाव जो है सिंधिया का, जहाँ भी असर है वहाँ भाजपा का काडर का जो सोच है या जो उसका जो आकलन है वो इसी चश्मे से हो रहा है। पार्टी को क्या लाभ हुआ? बहरहाल इन्हीं जो खबरें चल रही हैं, जो माहौल है भाजपा का, अब बीजेपी में क्या है कि 2014 के बाद खबरें तो मीडिया को भी मिलना बंद हो गई। जो हकीकत है वो यही है, क्योंकि इंटरेक्शन होता ही नहीं है। इंटरेक्शन नीचे वालों से होता है, जो आला कमान जिसको बोलते हैं, या प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, उनसे तो होता नहीं है संवाद, ना उनसे खबरें मिलती हैं। तो होता क्या है साहब कि अटकलों की हांडी को चढ़ा के रखा जाता है। तो वो हांडी एक चढ़ी रहती है, मतलब अटकलों वाली, अटकलें लगाई जाती रहती है, उसी में से वो एक एक दाना बाहर आता रहता है। अगर वो काम का लगता है तो वही फिर बाज़ार में फैल जाता है। तो ऐसे ही एक दाना फैला कि साहब वो प्रहलाद पटेल बोले प्रदेशाध्यक्ष हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। माने आप ये देखिए, एक झूठा वायरल हुआ संदेश वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, और साहब बधाइयों के सिलसिले शुरू हो गए, खबर फ्लैश हो गई एकदम, किसने की, क्यों की। लेकिन ये दिखाता क्या है कि लोग कितने आतुर हैं, कितने मतलब एकदम डेस्परेट हैं कि वो चेंज होना चाहिए लीडरशिप में। चाहे मुख्यमंत्री बदले, दोनों बदल जाएं, प्रदेशाध्यक्ष बदले, ये क्या यही दिखा रहा है। वो गलत खबर थी, वो प्रहलाद पटेल को कहना पड़ा, कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ऐसी एक लेकिन अटकल है, इस तरह की चर्चाएं हैं कि भाजपा, जैसे असम में उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर को बदल के कांग्रेस से गए व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बना दिया वहाँ, ऐसे ही क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना चेहरा बना सकती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सिंधिया एक साफ़ सुथरा चेहरा तो है। ऑल्दो वो लोकसभा का इलेक्शन हार गए थे, मगर 2018 के असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस ने उनको अपनी कैंपेन कमेटी का चेहरा बनाया ही था। और अगर वो कांग्रेस में बने रहते और कांग्रेस की सरकार नहीं जाती तो हो सकता है कि वो राहुल गांधी ने जो कमलनाथ और सिंधिया के साथ फ़ोटो खिंचवा के वायरल की थी, वो उसमें वो मुख्यमंत्री हो जाते, हो सकता है। माने हालांकि वो राजस्थान में
सचिन पायलट, अशोक गहलोत की भी आई थी, और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव की भी आई थी, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। माने ना वहाँ सचिन पायलट को मौका मिला ना टी.एस. सिंहदेव को, तो उनको भी शायद ही मिलता। लेकिन वो चेहरा थे। तो क्या बीजेपी का नेतृत्व, आला कमान, उनके लिए कोई नई चीज़ सोच के बैठा हुआ है? क्योंकि ये कहा जा रहा है, अंदर खाने ये चर्चा है कि मोदी जी अपना जो रिशफल या कैबिनेट का, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कैबिनेट है उसमें रिशफल जून में कर सकते हैं। जून में अब कितना टाइम बाकी है, या जुलाई तक कर लेंगे? माने हिसाब लगाते हैं लोग कि साहब वो अगर अभी चेहरा बदल देंगे यहाँ तो वो उनको इलेक्शन में जाना पड़ेगा, 6 महीने से ज़्यादा रह नहीं सकते। देखिए आप, मतलब पूरा जो अटकल लगती है वो ऐसे नहीं लगती है, पूरा हिसाब किताब लगा के लगती है। तो हो सकता है कि सिंधिया जो है चेहरा बन जाए, क्योंकि उनकी अपील तो है। और शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे 17 साल का एक बैगेज है, एक अच्छा खासा। ये मुमकिन है, और राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति में कुछ भी संभव है, और इसको ही राजनीति भी कहते हैं। आप ये देखिए, बड़ा मज़ेदार है मामला, बिल्कुल साम दाम दंड भेद। मगर सिंधिया को प्रोजेक्ट करने के या यहाँ का चेहरा बदलने के बाद सिंधिया को नया चेहरा बनाने में क्या भारतीय जनता पार्टी, जो सवाल है असली कि मध्य प्रदेश का जो नेबरिंग स्टेट है, जहाँ सिंधिया की बुआ हैं सगी, राजस्थान, तो क्या वहाँ वसुंधरा राजे को वो पीछे करेगी पार्टी? अगर वो पीछे करेगी तो इसका मतलब ये वो तय करेगी कि राजस्थान उनको नहीं चाहिए। तो मगर सिंधिया को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश में चेहरा बनाने के बाद क्या इस बात की गारंटी है कि बीजेपी सत्ता में अपने आप को रिटेन कर पाएगी, बरकरार सस्टेन कर पाएगी, बरकरार रख पाएगी? ऐसा ना हो कि वो मध्य प्रदेश भी गया और राजस्थान तो चले ही गया। ये भी एक सवाल है। मगर सिंधिया एक बड़ा चेहरा हैं, और भाजपा के जो वो अटकलों की हांडी जो चढ़ी हुई है, उससे जो बाहर निकला है दाना, वो ये बात कह रहा है कि मुमकिन है कि सिंधिया पर दांव लगाया जाए, क्योंकि पब्लिक में, आम जनमानस में उनको लेकर के परसेप्शन वो ठीक ठाक है। हालांकि सिंधिया, ना उनके पिताजी माधवराव जी, ना खुद ज्योतिरादित्य पूरे मध्य प्रदेश में माने के मास लीडर नहीं है। वो उनका पॉकेट्स में असर है, खासकर ग्वालियर, चंबल और मालवा के कुछ हिस्से में। लेकिन उनके पास जो लेगेसी है, भाजपा की बात करें तो दादी और दो बुआएं, और वो अब तो खुद, तो चेहरा तो है वो। तो ये जो एक सवाल है, ये मैं आप लोगों के बीच भी छोड़ के जाता हूँ। और कांग्रेस के राहुल गांधी ने 150 सीटें बोली हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भाजपा 200 सीटें लाएगी। आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं। अब इन दोनों को जोड़ लें तो 350 हो रही हैं। अभी चुनाव में वक्त है, अच्छा खासा वक्त है। अभी तो कई पन्ने पलटे जाएंगे। जनता ने, जो वोटर है, उसने अपना मन कितना बनाया हुआ है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि पहले से मन बना लेते हैं मतदाता। अब की उन्होंने क्या बनाया हुआ है ये पता चलेगा। अभी तो कई मुलाकातें होंगी आप लोगों से, मगर ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके पहले ही एक ये जो तस्वीरें आई थी उज्जैन महाकाल बाबा की, वो महालोक की, उनको देख के बड़ी तकलीफ़ हुई। माने 800-900 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, और जो सप्तऋषि हैं वो कैसे हवा में, मतलब एक हवा चली
वो कैसे उड़ गए बेचारे। देखिए आप, ये क्या, ये करप्शन है या क्या है, भगवान ही मालिक है। नमस्कार। बस आपसे ये इल्तिजा है, गुजारिश है कि आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।